माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पवनों की, यानी विंड्स। पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवनें चलती हैं, जिनमें पहली है प्रिवेलिंग विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स, जिसे हम स्थायी पवन या प्रचलित पवन या ग्रही पवन यानी प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं। और दूसरी टाइप की जो पवन है वो है पीरियोडिक और टेम्पोररी विंड, यानी जिसे हम सामयिक पवन भी कहते हैं, ये मौसम के अनुसार चलती है। तीसरे प्रकार की जो पवन है वो है लोकल विंड या स्थानीय पवन। तो देखिए, लोकल विंड जो होती है वो स्थानीय रूप से चलती है। पीरियोडिक और टेम्पोररी विंड यानी कि जो सामयिक पवनें होती हैं वो आपकी प्रादेशिक रूप से चलती हैं और ये अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। जबकि ये प्रिवेलिंग विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स जो आपको दिख रही हैं, ये स्थायी रूप से वर्ष भर एक ही दिशा में नियमित रूप से चला करती हैं। तो आज हम प्रिवेलिंग विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे स्टूडेंट्स को, तो उसमें एमए फाइनल के एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो आया है। तो उसमें उन्होंने लगभग सारे प्रश्न जो हैं वो सही किए थे। एक प्रश्न के बारे में इनको क्वेरी थी और एमए प्रीवियस के भी एक स्टूडेंट को क्वेरी थी इस बारे में। यह भूकंप के परिमाण से आप क्या समझते हैं, यानी मैग्नीट्यूड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड से हम ये समझते हैं कि भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है यानी एनर्जी जो भूकंप की होती है ना, उसे ही हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और इसे मापते हैं हम रिक्टर स्केल पर। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप की जो ऊर्जा होती है, जो भूकंप के द्वारा ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसे हम भूकंप का मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं हवा होती क्या है, यानी विंड से आप क्या समझते हैं, पवन से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक गैसीय पुंज एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से चले, मैंने आपको बताया है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं, तो उसे हम कहते हैं पवन या विंड। ठीक, अब यहाँ देखिए कि पवन जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक आपकी गर्म यानी हॉट और एक होती है आपकी ठंडी यानी कि शीतल पवन। तो गर्म पवन या गर्म जो विंड है वो कौन सी होगी, ये कैसे निर्धारित होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्थल, ये स्थलीय भाग का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। अब यदि इसके ऊपर से जो पवन गुजर रही है उसका टेम्परेचर इस 16 डिग्री सेल्सियस से कम है, ध्यान दीजिएगा। अब यदि उस पवन का टेम्परेचर जो कि इस स्थलीय भाग के ऊपर से गुजर रही है उसका टेम्परेचर इस 16 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उसको हम कहेंगे ठंडी हवा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस इस हवा का टेम्परेचर है जो कि स्थल के ऊपर से गुजर रही है। तो इस 18 डिग्री सेल्सियस में और 16 डिग्री सेल्सियस में गर्म कौन हुआ, ये हवा हुई, तो इसलिए इस हवा को हम कहेंगे गर्म हवा। ठीक, तो ये हवा हो जाएगी गर्म हवा जो कि स्थल पर से गुजर रही है। वहीं आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक हवा जा रही है जो कि समुद्र के ऊपर से गुजर रही है। ये देखिए, इस पवन का जो विस्तार है, यानी ये जो विंड चल रही है पवन के ऊपर, समुद्र के ऊपर, उसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि समुद्री जल का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कम किसका टेम्परेचर है, इस हवा का टेम्परेचर कम है समुद्री जल के टेम्परेचर से। समुद्री जल का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, हवा का 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये हवा हो जाएगी ठंडी हवा यानी कि शीतल पवन। ठीक, तो अब इस तरीके से समझ गए आप कि हवा का ठंडा या गर्म होना उस स्थल या उस हिस्से पर, जमीन के उस टुकड़े पर निर्भर करता है जहाँ से ये पवन गुजरती है। यानी कि एक ही पवन कहीं पर ठंडी हो सकती है और कहीं पर गर्म हो सकती है, ये निर्धारित होगा उस स्थान के टेम्परेचर से। तो उम्मीद करता हूँ कि गर्म हवा और ठंडी हवा आप समझे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेलिंग विंड्स यानी कि प्रचलित पवनें या प्लैनेटरी विंड्स यानी ग्रही पवनें। ठीक, ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मैंने आपको जो वायुदाब पेटियाँ पढ़ाई थी
उनको अगर आपने याद रखा होगा तो यहाँ समझिए उस चीज़ को, नहीं तो उस वीडियो में जा करके एक बार फिर से आप वायुदाब पेटियों को देखिए और तब आइए फिर यहाँ इस वीडियो को देखिए। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यानी कि ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये निम्न वायुदाब की पेटी आपको पता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध या वायुदाब पेटी बेल्ट से, ये देखिए, ये जो कि 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी पे है, वहाँ से हवाएं चलेंगी। हवाओं को वैसे तो ऐसे सीधा उत्तर से दक्षिण यहाँ आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि चूंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, इस वजह से जो कोरियोलिस बल यानी कि जो विक्षेपक बल लगता है, उसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाहिनी तरफ, अब देखिए अगर आप इधर से यानी इधर से इधर की तरफ आएंगे तो आपका दायां हिस्सा ये होगा, दायां हिस्सा, तो दाहिनी तरफ हवाएं घूम जाएंगी ऐसे, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि कोई पवन है दक्षिणी गोलार्ध की और वो मूव कर रही है तो वो किधर घूमेगी, अपने बाईं तरफ। अब देखिए, यदि आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां हिस्सा ये होगा, तो ये पवन इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक। तो दायां बायां ये क्लियर रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे आपको निर्धारित करने में आसानी होगी पवनों की दिशा। यहाँ से इस पवन को सीधे आना चाहिए उत्तर से दक्षिण, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब कटिबंध की तरफ ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप देखें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से पवन को ऐसे सीधे दक्षिण से उत्तर जाना चाहिए, लेकिन ये पवन दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा हो जाती है, ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ और ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ठीक। तो इसकी जो दिशा हो गई पवन की वो हो गई है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट ऐसे, ठीक है। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध की जो पूर्वी हवा है, पूर्वी हवा इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि ये पूर्वी दिशा से चल रही है, ये पूरब से आ रही है। देखिए, ये उत्तर पूर्व वाला हिस्सा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये उत्तर पूरब से ये दक्षिण पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है। तो ये पूर्वी हवा और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है ये अपने बाईं तरफ मुड़ करके ऐसे चलती है विक्षेपक बल के प्रभावाधीन, तो ये हो जाती है दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध की जो पूर्वी हवा है उसकी दिशा हो जाती है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। तो कुल मिला के इन पवनों की दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ ही चलने की होती है और ये वर्ष भर एक दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन्हें हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ट्रेड विंड जो है या ट्रेड शब्द जो है, वर्ड TRADE, ट्रेड वर्ड, ये इंग्लिश वाला ट्रेड नहीं है जिसका मतलब व्यापार होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है ट्रेड। तो इस जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द का मतलब होता है एक निश्चित पथ या निश्चित मार्ग। यानी कि अगर हम जब कहते हैं इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में जो ट्रेड वर्ड है उसका मतलब व्यापार, और जो जर्मन में ट्रेड शब्द का मतलब होता है वो होता है निश्चित मार्ग। तो एक्चुअली यहाँ पर हम जर्मन वाले ट्रेड शब्द का यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है निश्चित मार्ग, यानी कि ये निश्चित मार्ग वाली पवनें हैं, ठीक। वैसे काफ़ी जो विद्वान है इसको यूज़ करते हैं व्यापारिक पवन के रूप में भी और ये प्रचलित भी है, बट आप इसका ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड का मतलब होता है निश्चित मार्ग। ये पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ, वर्ष भर पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ लगातार चलती हैं। तो यदि कोई पवन वर्ष भर पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ चलेगी तो क्या होगा, देखिए, महाद्वीप जो होते हैं उनका पूर्वी हिस्सा जो होगा वहाँ तो ये बारिश करेंगी ना। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई महाद्वीप है, ठीक।
अब ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट, और ये यहाँ से पूर्वी पवन आ रही है ऐसे, और ये यहाँ समुद्री हिस्सा है, इसके ऊपर से गुजरी, इसमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता भर गई, तो ये पवन जा करके इस महाद्वीप के तट पर खूब बारिश करेगी। लेकिन इस महाद्वीप का जो ये पश्चिमी हिस्सा होगा ना, ये वाला, इस महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पर ये पवन बारिश नहीं करेगी। तो यही वजह है कि उत्तर से दक्षिण गोलार्ध दोनों तरफ 5 से 35 डिग्री, 5 to 35 या 5 से 30 डिग्री के बीच, यानी उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है एकदम, कि पूर्वी हवाओं की पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 5 से 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। और दक्षिणी अक्षांश में भी। तो कुल मिला के जो उष्णकटिबंध है, यानी कि 5 से ये 30 डिग्री वाला जो व्यापारिक पवनों की पेटी है, यहाँ और यहाँ आपको कोई महाद्वीप मिल रहा है, तो उसके पश्चिमी किनारे पर आप देखिए एटलस उठा के, आपको मरुस्थल यानी कि डेजर्ट्स का निर्माण आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ बारिश पश्चिमी हिस्से में नहीं हो रही है, पूर्वी हिस्से में महाद्वीप के बारिश हो रही है। ठीक, तो चलिए अब पूर्वी हवाएं आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में वर्ष भर चलती हैं, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। ठीक, अब बात करते हैं हम कि ये जो 5 डिग्री से 30 डिग्री का हिस्सा है, यहाँ इन पूर्वी हवाओं के प्रभावाधीन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, वो वर्ष भर, यानी कि वर्ष भर ईस्ट से वेस्ट दिशा में चलते रहते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये गर्म समुद्रों के ऊपर पैदा होते हैं। ठीक, उसके बाद ये पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन की दिशा पूरब से पश्चिम होती है, क्योंकि ये पूर्वी हवाओं के प्रभावाधीन चलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पछुआ पवनें यानी कि वेस्टर्लीज, और ध्रुवीय पूर्वा पवनें यानी पोलर ईस्टर्लीज की या ध्रुवीय पवनों की। देखिए यहाँ पर आपको उपोष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र दिख रहा है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का पेटी है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से जो पवन चलेगी उसको सीधे ऐसे चलना, ये पूरा का पूरा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध का है। ठीक, और इस पवन को यहाँ दक्षिण से उत्तर सीधे चलना चाहिए, लेकिन विक्षेपक बल के प्रभावाधीन ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है ऐसे। देखिए ये दाईं ओर मुड़ गई पवन, ये पवन अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक, और ये पवन भी अपने दाईं ओर मुड़ेगी जब आप इधर से, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से जब आप विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे, तो आपका जो दाहिना हिस्सा होगा वो किधर होगा? इस तरफ। तो ये पवन ऐसे मुड़ जाएगी। तो दिशा क्या होगी इनकी? जो ध्रुवीय पवन है इनकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ ध्रुवीय पवनों की दिशा हो जाएगी। और जो पछुआ पवन है इनकी दिशा हो जाएगी, ये देखिए, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ। तो जो पछुआ पवन है ये वर्ष भर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ चलती हैं, और जो ध्रुवीय पवन है ये उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो इसमें पश्चिम की तरफ चलने वाली पवन है पछुआ पवन या वेस्टर्लीज। तो चूंकि ये पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की तरफ चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पछुआ पवन। और ध्रुवीय पवनों को पूर्वी पवन बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्वी दिशा से और पश्चिमी दिशा की तरफ चलती हैं। ठीक, तो आगे इनके बारे में और बात करते हैं। पहले आप ध्रुवीय पवनों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए यहाँ, बाकी पछुआ पवनों के बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए ध्रुवीय पवनें जो होती हैं, चूंकि ध्रुवों से, ये देखिए उत्तरी ध्रुव दिख रहा है आपको, ध्रुवों से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर वर्ष भर चलती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये बहुत ही ठंडी पवनें होती हैं।
ये ध्रुवों से, और जब यहाँ पर उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी में पर आती हैं तो यहाँ पर ये पछुआ पवनों से टकराती हैं और यहाँ पर ध्रुवीय वाताग्र यानी कि पोलर फ्रंट्स का निर्माण करती हैं। वाताग्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वाताग्र एक्चुअली दो अलग अलग वायु राशियों के, यानी कि जिनकी आर्द्रता और तापमान में डिफरेंस होगा, तो ऐसी दो अलग अलग वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वी हवाएं किससे टकरा रही हैं? पश्चिमी हवा से, और इसके सहारे यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन का जन्म होता है, और ये उच्च अक्षांशों में भारी बारिश का कारण बनते हैं। और ये भारी बारिश कहाँ होगी? तो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से। अब जिस दिशा की पवन होगी, यानी कि अगर ये ध्रुवीय पवनों के साथ चल रहा है चक्रवात, तो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में बारिश करेगा, और यदि ये पछुआ पवनों के साथ चल रहा है चक्रवात शीतोष्णकटिबंध वाला, तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर बारिश करेगा। ठीक। अब देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति है। दक्षिणी गोलार्ध में भी वही कंडीशन लागू होगी, बस यहाँ पर एक नियम बदल जाएगा कि यहाँ पर जो पवनें उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे सीधी चलती, वो अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये देखिए, तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपने दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध की अपने बाईं ओर। ये होगा विक्षेपक बल या कोरियोलिस बल के कारण। और ये देखिए, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से ध्रुवीय पूर्वी पवनें चल रही हैं, और ये इनकी दिशा देखिए, ये दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रही हैं जो ध्रुवीय पवनें हैं। और जो आपकी पछुआ पवनें हैं, इनकी दिशा क्या है? तो पछुआ पवनों की दिशा आप देखिए, पछुआ पवनों की दिशा है नॉर्थ वेस्ट से और साउथ ईस्ट, यानी कि पछुआ पवनों की दिशा है उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक। तो पछुआ पवनों से क्या होगा? यदि पछुआ पवनों की पेटी में कोई महाद्वीपीय भाग है, यानी कि जो 30 डिग्री यानी या 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो, तो यहाँ पर जो भी महाद्वीपीय भाग होगा उसका पश्चिमी किनारा वर्ष भर बारिश प्राप्त करेगा, क्योंकि ये पछुआ हवाएं पश्चिम से यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ वर्ष भर चलती हैं। तो यही वजह है कि वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप के, जो पश्चिमी यूरोप का पश्चिमी तट है, वहाँ पर आपको वर्ष भर बारिश मिलेगी हर महीने, और इस पछुआ हवा की वजह से ही वहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही कनाडा के पश्चिमी तट पर भी इन पछुआ हवाओं के द्वारा बारिश की जाती है, और जो चिली है, चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश, उसके भी पश्चिमी तट पर इन पछुआ हवाओं के द्वारा वर्ष भर बारिश की जाती है। ठीक। अब दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप पछुआ हवाओं की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि आपको पता होगा कि स्थलीय भाग कम है और जो जलीय भाग है वो ज़्यादा है। स्थलीय भाग कम, जलीय भाग ज़्यादा, तो इस वजह से जो पछुआ हवाएं हैं हवाओं में दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी तेज गति से प्रवाहित होने की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि कोई अवरोध या कोई बाधा इनके मार्ग में नहीं आती है, तो ये बिना किसी रुकावट के बड़ी तेज गति से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं। और इसकी वजह क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा में, पछुआ पवनों की गति में इतनी तीव्रता क्यों होती है, तो उसका कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप जो है कम विस्तृत है, महासागरों का विस्तार ज़्यादा है, जिससे कि रुकावटें कम आती हैं। आपको पता है ये महाद्वीपों के ऊपर ही तो जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो हवाओं को रोकती हैं, वो सब पाई जाती हैं। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में इन पछुआ पवनों की दिशा बहुत तेज होती है। तो इन्हें नाविकों ने कुछ नाम दिए हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें बड़ी गर्जना के साथ, जैसे कोई इंसान चीखता चिल्लाता है वैसे चलती हैं। तो इसकी जो ध्वनि होती है ना, उसके आधार पर नाविकों ने इसका कुछ नामकरण किया है। दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ पवन है उनको हम बहादुर पछुआ पवन है या ब्रेव वेस्ट विंड्स भी कहते हैं। ब्रेव इसलिए कहते हैं कि बड़ी चिल्लाहट के साथ आवाज़ करती चलती हैं। तो देखिए, जब 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आप चलेंगे, ये देखिए पश्चिम हिस्सा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये पवनें चलेंगी। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पवनें पछुआ हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं गरजता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज, इसे याद रखिएगा। और जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती हैं उन्हें कहते हैं प्रचंड 50 या फ्यूरियस 50।
50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड 50, फ्यूरियस 50, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पवनें चलती हैं, ये दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हैं। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पछुआ हवा है उसको हम बोलते हैं चीखता 60 यानी शाइकिंग 60। तो इन तीनों को याद रखिए। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली पछुआ पवन को गरजता 40 या रोरिंग 40। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पवन है पछुआ पवन, उसको बोलेंगे हम प्रचंड 50 या फ्यूरियस 50। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पछुआ हवा है उसको बोलते हैं हम चीखता 60 या शाइकिंग 60। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पवनों के बारे में, प्रचलित पवनों के बारे में या प्रीवेलिंग विंड्स के बारे में मैं समझा पाया हूँगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, और आप क्वेरी करेंगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में क्या कुछ नहीं समझ में आया है, तो उसको मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा।